Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोटेक्टेड रूट सिस्टम बनाया था जिसमें लॉगिन और ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट था। लेकिन सोचें अगर ऐप में बहुत सारे कंपोनेंट्स हों जहाँ हर जगह एक ही डेटा चाहिए हो जैसे यूजर इन्फो या थीम वगैरह, तो प्रॉप्स पास करना मुश्किल हो जाता है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। रिएक्ट का बिल्ट इन ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता क्या है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक सेंट्रल स्टोर बनाता है जहां आपका शेयर्ड डेटा रहता है और उस डेटा को आप किसी भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं बिना प्रॉप्स के, चेन के। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताती हूँ। समझे आपके पास एक यूजर लॉगिन है ऐप में और उसका नाम नैव बार, डैशबोर्ड और साइड बार में चाहिए हमें। तो उसके लिए हम हर लेवल पर प्रॉप्स भेजने के बजाय कॉन्टेक्स्ट में डेटा स्टोर करते हैं और कहीं से भी फिर एक्सेस कर लेते हैं। रियल वर्ल्ड यूज केसेस में कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज हो रहा होता है रियल वर्ल्ड ऐप में, जैसे लॉगिन यूजर इन्फो ग्लोबल रखने के लिए, थीम को टॉगल डार्क लाइट मोड जैसे हम नॉर्मल ऐप्स में देख रहे होते हैं उसमें यूज हो रहा होता है, लैंग्वेज प्रेफरेंस सेट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज को आपने प्रेफर करना है, लैंग्वेज प्रेफरेंस बोलते हैं जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी होती है, और शॉपिंग कार्ट में डेटा स्टोर करने के लिए यूज हो रहा होता है, और भी बहुत जगह हमारे पास रियल वर्ल्ड में यूज हो रहा होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। प्रॉप्स वर्सेस कॉन्टेक्स्ट, इसमें फ़र्क क्या है? डेटा फ्लो जो है प्रॉप्स में पेरेंट टू चाइल्ड होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में जो है ग्लोबल, तो एक्सेसिबल होता है वो कहीं से भी। और सेटअप जो है प्रॉप्स का सिंपल होता है, कॉन्टेक्स्ट का थोड़ा सा प्रोवाइडर सेटअप हमारे पास रिक्वायर होता है। यूज़ केस जो है हमारे पास लोकल स्टेट, प्रॉप्स जो है लोकल स्टेट होता है, और कॉन्टेक्स्ट जो है शेयर्ड ग्लोबल स्टेट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉप्स की जो है लिमिटेड होती है और जो है कॉन्टेक्स्ट की ज़्यादा होती है। तो प्रॉप्स एक डायरेक्शन में डेटा भेजते हैं पेरेंट से चाइल्ड, जबकि कॉन्टेक्स्ट ग्लोबली शेयर करते हैं। प्रॉप्स सिंपल होते हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं और रीयूजेबल भी होते हैं हमारे पास। तो चलिए अपना यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं। app.jsx की तो हमारे पास होती है, इसमें भी अलग कोड आएगा। एक फाइल इसमें यूज़र कॉन्टेक्स्ट की बनेगी। मेन जो फाइल होती है ऑलरेडी एसआरसी में हमारे पास, उसमें थोड़ी चेंजिंग होगी। नेव बार में हमारे पास एक नेव बार फाइल बनेगी और डैशबोर्ड की। तो यानी हमारे पास टोटल 5 फाइल्स जो यहाँ पे दिख रही हैं वो हैं। तो सबको एक एक करके देखते हैं। यूज़र कॉन्टेक्स्ट की देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। तो कुछ हम जो है फंक्शंस वैल्यूज ले रहे हैं लाइब्रेरी से। कर्ली ब्रेसेस में जो हमने दो लिखे हैं रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर से, स्पेसिफिकली हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज स्टेट ले रहे हैं। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो है रिएक्ट फंक्शन में नया कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा, और यूज स्टेट जो है रिएक्ट हुक है जो हमने पहले भी देखा था, स्टेट क्रिएट करने और मैनेज करने के लिए होता है। फ्रॉम रिएक्ट मतलब सोर्स मॉड्यूल का नाम है, तो दोनों फंक्शन रिएक्ट लाइब्रेरी से ले रहे हैं। सबसे पहले हमने कमेंट किया हुआ है कि प्रोग्राम को कुछ नहीं करना, ये प्रोग्राम में चेंजेस नहीं करता, बस हमारे पास एक तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। फिर हमने इससे एक्सपोर्ट लिखा है, ये वेरिएबल को दूसरी फाइल्स में इंपोर्ट करने के लिए अवेलेबल बनाता है। तो यहाँ पे फिर हमने कांस्टेंट डिक्लेरेशन, वेरिएबल के रेफरेंस जो है चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने कांस्टेंट दिया हुआ है ताकि चेंज ना हो। फिर यूजर कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे पास वेरिएबल नाम है जिसमें जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करेगा वो स्टोर होगा। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू अगर देनी हो तो इसके अंदर हम दे सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक है तो डिफॉल्ट जो है अनडिफाइंड है इसमें। फिर रिजल्ट जो है, मतलब ये एक यूजर कॉन्टेक्स्ट, अब एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसको हम प्रोवाइडर या कंज्यूमर के लिए यूज करेंगे। एक और हमने कमेंट दिया हुआ है स्टेप 2 क्रिएट प्रोवाइडर कंपोनेंट। प्रोवाइडर कंपोनेंट बना रहे हैं, इसमें भी ये फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं। फंक्शन जो है जेएस का कीवर्ड है, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं किस नाम से, यूजर प्रोवाइडर, फंक्शन का नाम लिखा है। कन्वेंशनली ये कंपोनेंट प्रोवाइडर होगा। कर्ली ब्रैकेट्स में जो चिल्ड्रन लिखा है ये फंक्शन का पैरामीटर है। कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं ये डिस्ट्रक्टिंग हुई है प्रॉप्स की। चिल्ड्रन जो एक स्पेशल प्रॉप होता है जो प्रोवाइडर के अंदर रैप्ड कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। चिल्ड्रन का मतलब वो रिएक्ट एलिमेंट्स जो यूजर प्रोवाइडर टैग के अंदर रखे गए हैं। फिर कांस्टेंट जो हमने वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल डिक्लेरेशन हुई है यूजर, और सेट यूजर जो है एरे डिस्ट्रक्टिंग है, यूज स्टेट एक एरे रिटर्न कर रहा है वैल्यू, और सेटर यूजर जो है हमारी करंट वैल्यू स्टेट है,
करंट स्टेट की वैल्यू है और सेट यूजर जो है फंक्शन है जिससे स्टेट अपडेट होती है। और फिर यूज स्टेट में जो हमने नेम दिया हुआ है डबल कोटेशन में उमैमा, ये हुक कॉल है। यूज स्टेट हुक कॉल हुआ है, इनिशियल वैल्यू जो है हमने उमैमा सेट की हुई है, हम कुछ भी सेट करते हैं तो मतलब जो है डिफॉल्ट लॉगिन यूजर नेम जो है उमैमा होगा। फिर हमने कंपोनेंट जेएसएक्स रिटर्न के लिए हमने रिटर्न यूज किया हुआ है ताकि हमें रिटर्न करे। फिर हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर जो है प्रोवाइडर कंपोनेंट है जो कॉन्टेक्स्ट वैल्यू सब डिसेंडेंट्स को प्रोवाइड करता है जिस जिसको चाहिए, तो ये एक प्रोवाइडर है। फिर हमने वैल्यू में क्या किया है, प्रॉप नेम में जो वैल्यू है यहाँ एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं दो प्रॉपर्टीज के साथ, यूजर और सेट यूजर। अब यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स यूज हुई हैं, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वाली ब्रैकेट स्टार्ट जेएसएस एक्सप्रेशन है, जेएसएस के अंदर जो है जेएसएस के एक्सप्रेशन को स्टार्ट करती है। और जो सेकंड है वो ऑब्जेक्ट लिटरल है, मतलब ऑब्जेक्ट लिटरल प्रोवाइडर के अंदर रहने वाले कंपोनेंट्स से यूजर और सेट यूजर दोनों एक्सेस कर सकते हैं। यानी हमने वैल्यू में ये दोनों दे दी। फिर हमने कर्ली ब्रेसेस में जेएस एक्सप्रेशन जो लिखा है चिल्ड्रन को रेंडर करेगा प्रोवाइडर के अंदर, उसके एलिमेंट्स को रेंडर करेगा। ये वही कंपोनेंट्स है जो प्रोवाइडर से रैप हुए। फिर हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर का क्लोजिंग टैग कर दिया और हमने फंक्शन और जेएसएक्स रिटर्न को एंड कर दिया। फिर हमारे पास सिंपल वर्ड्स में इस फाइल से हम एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं और प्रोवाइडर बनाते हैं जो कंपोनेंट जो यूजर स्टेट और सेट यूजर फंक्शन सब चाइल्ड कंपोनेंट्स को शेयर करेगा। फिर हमारे पास मेन डॉट जेएसएक्स की फाइल है। रिएक्ट जो है हमने रिएक्ट से इंपोर्ट की हुई, क्लासिक इंपोर्ट ऑफ रिएक्ट डिफॉल्ट है, एक्सपोर्ट करा रहे हैं ताकि हमारे पास सेटअप कुछ सेटअप्स में इसकी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती पर हमें इंक्लूड कर लें तो सही होता है। और ये मेन डॉट जेएसएक्स की फाइल पहले मौजूद होती है, इसको हमने थोड़ी चेंजिंग की है। फिर हमने इम्पोर्ट कराया रिएक्ट डॉम ऑब्जेक्ट जो है ये इम्पोर्ट करवाया है, ये हमारे पास माउंटिंग रिएक्ट ऐप माउंटिंग को एक्चुअल डॉम में चेंज करने के लिए यूज होता है। रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट जो है मॉडर्न एंट्री है क्रिएट रूट एपीआई की, यानी हम एपीआई जो है यहाँ पे रिएक्ट डॉम इंपोर्ट करवा रहे हैं एपीआई से। फिर हमने क्या किया, ऐप जो है हमारी डिफॉल्ट इंपोर्ट है, हमारा मेन ऐप कंपोनेंट फाइल जो ऐप डॉट जेएसएक्स है उसको भी इंपोर्ट करवा दिया। फिर हमने यूजर प्रोवाइडर जो हमने यूजर कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स में इंपोर्ट किया था, ये प्रोवाइडर कंपोनेंट जो है अब अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से जो है एलिमेंट लेता है रूट। अब ये जो है रूट की जो आईडी है उसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जहाँ रिएक्ट ऐप माउंट होगा तो ये उससे जो है हमारे पास रूट एलिमेंट ले लेगा। और जो बाहर रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट लिखा है ये एक रूट क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे पास रेंडरिंग के लिए यूज होगी। डॉट रेंडर हमें रिएक्ट को बताता है कि जेएसएक्स को रेंडर करना है इस रूट के अंदर। रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड जो है ये हमारा रैपर कंपोनेंट है जो हमारे पास एडिशनल चेक और वार्निंग को इनेबल करता है डेवलपमेंट में। इसमें ये यूआई रेंडर नहीं करता लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम कैच करने में हेल्प करता है, तो ये डेव में बहुत यूज हो रहा होता है। और फिर यूजर प्रोवाइडर का टैग है, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, जो भी हमारे पास इस टैग के अंदर होगा तो हमारे पास एक्सेसिबल होगा यूजर कॉन्टेक्स्ट में। ये जो मेन ऐप लिखा हुआ है ये मेन ऐप कंपोनेंट है, यूजर प्रोवाइडर का चाइल्ड है। तो ऐप के अंदर और उसके जो भी चिल्ड्रन कंपोनेंट्स है उसके अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट और यूजर कॉन्टेक्स्ट जो है काम करेगा। फिर हमने यूजर प्रोवाइडर क्लोज कर दिया और स्ट्रिक्ट मोड को भी क्लोज कर दिया और रेंडर का हमने एंड कर दिया। So this file mounts the React app into the real DOM and wraps the app with user provider so the whole component tree can access the shared user context. अब navbar.jsx हमारी फाइल इसको देख लेते हैं। इसमें भी हमने यूज कॉन्टेक्ट हुक को रिएक्ट से इंपोर्ट किया हुआ है ताकि हम इसकी कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज को कंज्यूम कर सकें। फिर हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट को भी हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल से इंपोर्ट किया है जो हमने बनाई हुई है पहले, जो हमने देखी भी थी। फिर हमने जो है एक फंक्शनल कंपोनेंट navbar के नाम से डिफाइन किया है। फिर इसके अंदर हमने कांस्टेंट जो है वेरिएबल बनाया है जिसमें है क्या, यूजर्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो यूजर कॉन्टेक्स्ट है ये कॉल जो हुआ है ये जो है करंट वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी नियरेस्ट इसको यूजर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर मिलेगा जो हमने ट्री बनाया था उसमें से यूजर और सेट यूजर को रिटर्न करेगा ये। ब्रैकेट में जो हमने यूजर दिया है ये डिस्ट्रक्टिंग है तो हम इसको बोलने सिर्फ यूजर पुल करें उस ऑब्जेक्ट में से। तो यूजर वेरिएबल
में अब जो है यूज़र नेम आ रहे होंगे, जो भी इसमें होगा करंट यूज़र नेम वो इसमें आ रहा होगा। फिर हमने JSX स्टार्ट किया रिटर्न से। अब इसमें हमने एक नेव जो है टैग यूज़ किया है, नेविगेशन का HTML एलिमेंट है। नेविगेशन कंटेनर होता है जिसमें हमने इनलाइन स्टाइलिंग की हुई ऑब्जेक्ट यूज़ करके बैकग्राउंड कलर और पैडिंग हमने जो है इस पर अप्लाई की है। लाइट ग्रे सा कलर है और कुछ 10 पिक्सल्स की पैडिंग। हेडिंग 3 का जो है टैग यूज़ किया है जिसमें हमने वेलकम और यूज़र, इसके अंदर जो है यूज़र के अंदर उसकी एक्चुअल वैल्यू जो भी होगी वो आएगी JSX से। तो ये वेलकम यूज़र जो भी है उमैमा है, फिर उसकी हेडिंग शो हो रही होगी और चेंज करेंगे तो वो शो हो रहा होगा जो भी यूज़र होगा। फिर नेविगेशन बार हमने क्लोज कर दिया और कंपोनेंट भी क्लोज कर दिया। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नेव बार लिखा है ताकि दूसरे जो है इसमें इंपोर्ट करवा सके दूसरी फाइल में। नेव बार कर क्या रहा है, यूज कॉन्टैक्ट से यूजर रीड करता है और स्क्रीन पे वेलकम यूजर जो भी नेम है उसका वो दिखाता है। ये कंपोनेंट कॉन्टैक्ट को सिर्फ रीड करता है, सेट यूजर यूज नहीं कर रहा इसमें। अब अपनी डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स की फाइल देखते हैं। इसमें भी हमने नेव बार की तरह यूज कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करा है, यूजर कॉन्टेक्स्ट फाइल भी। फिर डैशबोर्ड के नाम से फंक्शनल कंपोनेंट स्टार्ट किए। इसमें भी हमने जो है एरे इंस्ट्रक्शन की हुई है। यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो यूजर कॉन्टेक्स्ट है ये हमें यूजर और सेट यूजर जो भी हमारी करंट स्टेट और जो चेंज होती है वो यूज हमें रिटर्न कर रहा होता है प्रोवाइडर से। तो यहाँ पे हमने जो दोनों यूजर और सेट यूजर की यूजर करंट वैल्यू और जो फंक्शन चेंज करके सेट यूजर में करता है हमने वो दोनों यूज की हुई कॉन्स्टेंट में। JSX का रिटर्न कंपोनेंट स्टार्ट किए, फिर हमने इनलाइन स्टाइलिंग की हुई। सेंटर में टेक्स्ट अलाइन होगा और टॉप से उसका मार्जिन 20 पिक्सल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस टू हेडिंग टैग है। यूजर डैशबोर्ड की हेडिंग आ रही होगी। पैराग्राफ टैग में लॉग इन एज जो भी यूजर है वो लिखा हुआ आएगा कि लॉग इन एज उमैमा, या जो भी चेंज करके हम लिखेंगे तो ये हमें करंट यूजर वैल्यू पैराग्राफ टैग में शो कर रहा होगा। फिर एक हमने बटन एलिमेंट बनाया है, ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर है। क्लिक्स के लिए ये यूज किया, जैसे क्लिक होगा तो यहाँ पे एरो फंक्शन कॉल हो जाएगा सेट यूजर के साथ जो हमने न्यू वैल्यूज में सेट कर दी मरियम। तो ये उमैमा से जो है स्विच करके यूजर को मरियम कर देगा। और हमने बटन पे टेक्स्ट लिखा है स्विच यूजर का। तो जैसे ये क्लिक होगा सेट यूजर जो है अपडेट करेगा कॉन्टेक्स्ट की स्टेट को और रिएक्ट जो है री रेंडर करेगा कोई भी कंपोनेंट जो कि हमारे पास यूजर का रीड कर रहा है, जैसे नेव बार और डैशबोर्ड की जो फाइल है। तो ये हमारे पास न्यू नेम जो है वो इमीडिएटली शो कर देंगे। फिर हमने डिवीजन का क्लोज टैग लगा दिया और एक्सपोर्ट कर दिया डैशबोर्ड को ताकि हम यूज़ कर सकें दूसरी एप्स में, दूसरे हमारे फाइल्स में। सिंपली डैशबोर्ड कॉन्टेक्ट से यूज़र और सेट यूज़र दोनों ले रहा है। बटन पे क्लिक करने से सेट यूज़र मरियम कॉल होता है। तो ये जो है हमारे पास शेयर्ड यूज़र की वैल्यू और जो भी हमारे पास यूज़र की अपडेट है उसको चेंज कर देता है, यानी स्टेट अपडेट हो जाती है। फिर ऐप डॉट जेएसएक्स की फाइल में हमने सिंपली जो है नेमबार की फाइल इंपोर्ट करवाई हुई है, उसका कंपोनेंट जो है इस फाइल से। फिर डैशबोर्ड से उसकी फाइल भी इंपोर्ट करवा ली और फंक्शन बनाया हुआ मेन ऐप कंपोनेंट ऐप के नाम से। रिटर्न JSX यूज किया हुआ है, रैपर एलिमेंट डिवीजन यूज किया हुआ है। नेव पर रेंडर करेगा नेव पर कंपोनेंट को जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डिस्प्ले यूजर के लिए यूज हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट से डिस्प्ले यूजर के लिए हमारे पास ये नेव बार है। फिर जो है डैशबोर्ड कंपोनेंट को रेंडर करेगा जो यूजर को चेंज करेगा। और रैपर को हमने क्लोज कर दिया और इसको हमने सिंपल रिटर्न कर दिया। तो ऐप में हमने सिंपल यूज किया है और इसकी जगह जो है हमारा नेव बार और नीचे डैशबोर्ड आ रहा होगा। फिर हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया मेन रेंडर के लिए। तो ये सिंपली नेम बार और डैशबोर्ड को अपने रेंडर कर रही होगी। तो ये मेन कंपोनेंट जो है ऐप को यूजर प्रोवाइडर को अपने रैप करता है। नेम बार और डैशबोर्ड जो है डिसेंडेंट्स है प्रोवाइडर के जो कि हमारा कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हैं। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। npm रन डेव से लोकल होस्ट की लिंक आएगी, यहाँ कॉपी करेंगे अपने न्यू टैब पे। कॉपी करते ही नेविगेशन बार पे वेलकम उमैमा शो हो रहा है जो हमने लिखा था। नीचे यूजर डैशबोर्ड की हेडिंग है लॉग्ड इन एज, अभी फिलहाल उमैमा से। नीचे हमारे पास स्विच यूजर का जो है बटन है, तो इस पर क्लिक करेंगे यूजर हमारा स्विच हो जाएगा उमैमा से जो हमने वैल्यू दी थी मरियम उस पर स्विच हो जाएगा। ये हो गया और वेलकम मरियम ऊपर लिखा हुआ आ गया। तो ये हमारे पास ऊपर नेविगेशन बार है जो हमने लाइट ग्रे कलर दिया था और नीचे जो है हमारा डैशबोर्ड है जिसपे हमारे पास नेम और लॉग इन वगैरह और हमारे स्विच यूजर का बटन आ रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह कुछ हमने बना लिया अपनी ऐप। इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं जो हमें
अवॉइड करनी चाहिए। ऐप को प्रोवाइडर में नेट नहीं करते तो उससे भी हमारे पास मसले होते हैं। कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करने में हम गलती कर देते हैं, तो हर छोटी चीज़ के लिए जो है कॉन्टेक्स्ट बनाना ज़रूरी नहीं होता। तो हमारे पास मेन चीज़ के लिए हम कॉन्टेक्स्ट बना रहे होते हैं। तो ये था कॉन्टेक्स्ट एपीआई का डीप डाइव। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। आप बिना प्रॉप्स के अपनी ऐप में ग्लोबल डेटा शेयर और अपडेट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिडक्स और स्टोर के कॉन्सेप्ट, जिससे हम लार्ज ऐप्स के कॉम्प्लेक्स डेटा को मैनेज करेंगे। ये नोट्स और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।